जय हिंद। मैं राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय ऑनलाइन एकेडमी पर। तो आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल को हम लोगों ने पढ़ रहे थे और इसी मौर्योत्तर काल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि विदेशी शासकों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और विदेशी शासकों में आपका हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण को हम लोगों ने देखा था। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन कौन था तो कुजुल कैटफिशस, उसके बाद उसका बेटा भीम कैटफिशस का सेक्शन कंप्लीट कर चुके थे। तो आपको पिछले क्लास में बताए थे कुषाण वंश का एक सबसे प्रतापी राजा है कौन, कनिष्क। और इसी कनिष्क को आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करने का, कनिष्क के सेक्शन हम लोग आज पढ़ेंगे। ये कनिष्क और यहाँ स्टार मार लीजिए, बहुत बड़ा सेक्शन है मौर्योत्तर काल का। आप बताइए थोड़ा, जो पिछले क्लास में हम बताए थे कनिष्क मौर्य किस वंश का, कुषाण वंश का क्या है तो सबसे प्रतापी राजा है, प्रतापी राजा है। इसने 2 जगह राजधानी अपनी बनाई। क्या तो कनिष्क ने 2 जगह राजधानी बनाई। ये कहा मथुरा और एक पुरस्पुर। पुरस्पुर, यह पुरस्पुर कौन है तो पेशावर है, ये आधुनिक पेशावर। हम लोग नक्शा से समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपका इंडिया हो गया। तो इसने कहाँ बनाया, पुरस्पुर में बनाया यानी पाकिस्तान में, और एक यूपी मथुरा में। देखिए इस समय यानी कनिष्क के समय बिहार का राजधानी पटना का कोई अस्तित्व न के बराबर रह गया। मतलब पाटलिपुत्र का स्थिति एकदम खराब हो चुका है ना। और इस धीरे धीरे अब जब गुप्त काल आएगा तो और स्थिति खराब हो जाएगा है ना। गुप्त चूंकि अब यहाँ कुछ रहा न गया है ना। इसके पहले बहुत सी चीजें थी लेकिन अब कुछ रह न गया, तो अब लोग यहाँ राजधानी बनाना नहीं के बराबर सोचते हैं। मतलब राजधानी अब पाटलिपुत्र न के बराबर लोग बनाएंगे, मतलब कोई भी शासक नहीं बनाएगा। तो बताइए कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है तो आपका कनिष्क। समझ में आ गया कि ना गया। तो कुषाण, उसके बाद मथुरा और पेशावर में अपनी 2 जगह अपनी राजधानी बनाए। कितनी जगह राजधानी बनाया, 2। उसके बाद इसने कनिष्क ने अपना विजय अभियान शुरू कर दिया। जब फौरम में आ गया, राजा बनने के बाद तुरंत ही फौरम में आ गया और जितने भी अपने क्षेत्र को विस्तार करना शुरू कर दिया। तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। कहा, पाटलिपुत्र। देखिए पाटलिपुत्र के बारे में अभी आपको बताएं कि पाटलिपुत्र पर कोई बहुत बड़ा क्षेत्र मतलब अच्छा स्थिति नहीं है। तो यहाँ क्या किया, कनिष्क ने पाटलिपुत्र का विजय प्राप्त किया। और यहाँ चूंकि यहाँ अपने क्षेत्र में इसको विजय प्राप्त करके यहाँ मिलाया नहीं। यहाँ 3 चीज बहुत बड़ा, चूंकि आपको पता हो कनिष्क कौन सा धर्म को मानने वाला था तो बौद्ध धर्म। तो यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित पाटलिपुत्र में 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी। उसको कनिष्क ने जीतने के बाद, पाटलिपुत्र जीतने के बाद अपने यहाँ ले गया। लेकिन पाटलिपुत्र को मतलब छोड़ दिया, जो है ना आंशिक रूप से शासन किया। मतलब यहाँ अपना साम्राज्य का में इसको मिलाया नहीं। तो इसने पाटलिपुत्र विजय के उपरांत कनिष्क ने 3 चीजों को पाटलिपुत्र से ले गया। कौन कौन सा, एक ले गया विद्वान को, एक विद्वान, एक भिक्षा पात्र, एक विचित्र मुर्गा। आखिर समझ में नहीं आ रहा हो कि इसम क्या क्या है। तो इस समय के बौद्ध धर्म के एक सबसे प्रसिद्ध विद्वान थे, उनका नाम क्या था, अश्वघोष। अश्वघोष यानी कि कनिष्क ने जब पाटलिपुत्र को जीता तो इसने बौद्ध विद्वान थे कौन, अश्वघोष को अपने यहाँ लेकर चल गया। उसके बाद जो जिस भिक्षा पात्र आखिर है क्या, तो जब गौतम बुद्ध थे, यानी गौतम बुद्ध जब लोग दूसरे गांव में जाकर घरों से जिस बर्तन से भिक्षा मांगते थे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भिक्षा पात्र। यानी जिस बर्तन से गौतम बुद्ध भिक्षा मांगते थे
वो बर्तन कहाँ रखा गया था, तो पाटलिपुत्र में ही रखा गया था। तो वो कौन जीतने के बाद ले गया, तो कनिष्क, यानी कि भिक्षा पात्र भी ले गया। उसके बाद विचित्र मुर्गा आखिर क्या है, देखिए विचित्र मुर्गा इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि देखिए आज का मुर्गा है क्या करता है, कुकरू कुक बोलता है। लेकिन उस काल में, यानी मरणोत्तर काल में उस काल में पाटलिपुत्र में एक ऐसा भी मुर्गा था जो कुकरू कुक न बोलकर क्या बोलता था, बुद्धम बुद्धम। क्या बोलता था, बुद्धम बुद्धम, बुद्धम बुद्धम। यानी इस तरह से इसको ट्रेनिंग दिया गया था कि ये कुकरू कुक न बोलकर क्या बोलता था, बुद्धम बुद्धम। तो ये चूंकि ये कनिष्क बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित हुआ, तो इसीलिए जो पाटलिपुत्र विजय के उपरांत, यानी विजय जीतने के बाद पाटलिपुत्र से 3 चीज ले गया। पहला, बौद्ध विद्वान अश्वघोष को। दूसरा, जो जिससे गौतम बुद्ध भिक्षा मांगते थे उसको, बर्तन को नहीं, पात्र का मतलब होता बर्तन, वो हो गया। तीसरा, विचित्र मुर्गा, जो कौन सा मुर्गा, जो पाटलिपुत्र में था और वो बुद्धम बुद्धम करता था। यहां तक तो ठीक है। फिर देखिए ये फौरम आ गया, कौन, कनिष्क, और फौरम में आ गया। ये सब लेने के बाद अब कनिष्क सोचा कि अब क्या करते हैं, अब उधर के क्षेत्र में, यानी कि चाइना के क्षेत्र में अब तक कोई राजा ऐसा नहीं था जो चाइना पर आक्रमण किया, यानी चाइना के क्षेत्र को जीता। लेकिन कनिष्क ऐसा राजा है जो चाइना का क्षेत्र को भी जीतने का कोशिश किया और जीता, कुछ क्षेत्र को जीता, है ना। देखिए हम लोग समझे, देखिए इसके पहले बहुत से राजा थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान और थोड़ा सा ईरान का एरिया को जीता था। लेकिन कनिष्क ऐसा भारत का पहला राजा है जो चीन के साथ साथ उज्बेकिस्तान के एरिया तक, कौन, उज्बेकिस्तान के एरिया तक अब कहा जीतने का प्रयास कर रहा है। विजय अभियान को लेकर चल दिया कौन, कनिष्क। अब चल दिया अब जीतने कहा, चीन के एरिया में, है ना। तो चीन के एरिया में कहां तक जीत गया, उज्बेकिस्तान के तक क्षेत्र को किसने जीता, को एक कनिष्क ने। और इसी बीच आपको पता है कि इसी से एक मार्ग गुजरता है, इसका नाम क्या है, रेशम मार्ग। रेशम मार्ग किसको, तो चीन और रोम को जोड़ता है आपस में। क्या करता है, रोम, यानी जैसे आज का नेशनल हाईवे है ना, नहीं कि आज का नेशनल हाईवे देख रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, जो जस्ट वैसा ही नेशनल हाईवे था उस काल का। मानी जितने भी व्यापार होता था ये सब रेशम मार्ग से ही होता था। मतलब आपको सोना का व्यापार, मतलब जो भी चीज का व्यापार करना है तो इसी लोग से, जो व्यापारी था इसी मार्ग से आता और जाता था। तो बताइए जो कनिष्क है, कनिष्क का अधिकार कहाँ तक हो गया, यानी उज्बेकिस्तान तक। तो ये भी अधिकार में आ गया, यानी कुछ क्षेत्र क्या हो गया, कुछ भी, क्योंकि ये जो रेशम मार्ग था ये चाइना और उज्बेकिस्तान के होते हुए क्या रोम पहुंचता था। तो इस एरिया में क्या हो गया, कनिष्क का अधिकार हो गया। किसका, कनिष्क का। तो इस अधिकार होने से बहुत बड़ा फायदा कनिष्क को क्या हुआ कि इन्होंने टोल टैक्स के रूप में इस रोड के, यानी कि इस सड़क के किनारे जहां तक इसका साम्राज्य था, यानी कि यहाँ पर अपने सैनिकों को लगाकर टोल टैक्स के रूप में तिसला शुरू कर दिया। जैसे आज अगर आप बहुत बड़े बड़े रोड पर जाइएगा नेशनल हाईवे पर, तो टोल टैक्स देना पड़ता है। टोल टैक्स क्या है, तो इसका एग्जांपल समझा दी। जैसे अगर आप 2 तरह की चीजों आपको देखने मिले, अगर गांव देहात में अगर पूजा पाठ करना है तो उस समय गांव के लोगों को चंदा देना पड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मंदिर ही रोड पर है, यानी नेशनल हाईवे पर, तो उस स्थिति में जो पैसा तिसलने का जो चंदा करना वो काफी आसान होता है। कारण एक आप केवल बांस, लेकिन हम लोग का बच्चा क्या करता है, हम लोग भी करते थे, दो तरफ बांस गाड़ दिए और है ना, जब गाड़ी आए तो उस बांस को गिरा दिए, चंदा लिए जितना लिए, 100 रुपया, 200 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, उस तरह से लेने के बाद क्या करते थे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत से चंदा कम समय में हम लोग तिसिल सकते हैं, चंदा को जमा कर सकते हैं। लेकिन यही कंडीशन गांव में देखिएगा तो उतना चंदा नहीं जुट पाता है। तो यही कंडीशन को क्या हुआ, तो रेशम मार्ग था, तो है ना। जैसे आज देख रहे हैं कि हम लोग रोड पर नेशनल हाईवे पर एक बांस लगाकर चंदा तिसलना कर रहे थे। लेकिन आज बहुत बच्चा क्या गलती करता है, उनको पता नहीं होता, और पता होता भी है तो उसको मतलब अशून्य कर देता है, मतलब उसका वैल्यू नहीं देता है ना। चंदा है कि क्या है, पूजा का पाठ का चंदा है, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा में और खासकर ज्यादा लोग इसमें मिलते हैं, सहयोग करते हैं। तो ये चंदा है जो सहयोग करने का, यानी स्वयं इच्छा के, यानी पुरुष के इच्छा पर ही डिपेंड करता है। लेकिन जो बच्चा है अपने जवानी का फॉर्म अपने दिखाने लगता है, वो अगर जितना चंदा काट लिया उतने ट्रक वाला, बांस वाला, जीप वाला सबसे लेकर ही रहेगा, चाहे उसको शीशा का ही फोड़ना क्यों न पड़े, है ना। बच्चा लोग शीशा फोड़ देता है, लेकिन उसका जो चंदा काट दिया वो
गाड़ी वाला से ले ही लेता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि चंदा है, आप क्या पूजा पाठ कर रहे हैं, और पूजा लोगों की इच्छा पर होगी। अगर लग रहा है लोगों के हम अगर है हम सक्षम है इतना रुपया देने का, तो दे सकते हैं चंदा के रूप में। तो खैर ये गलत काम ऐसा अगर आप नहीं कीजिएगा। तो यही कंडीशन क्या था, नहीं जो आप देख रहे हैं जैसे चंदा तहसील ना, तो यही चंदा तहसील था कौन, चूंकि इसका अब अधिकार हो गया था रेशम मार्ग पर। ये भारत का पहला ऐसा राजा है कौन, कनिष्क, जिसने रेशम मार्ग तक अपना नियंत्रण किया, रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया। तब नियंत्रण किया तो बहुत बड़ा समस्या हो गया। मान लीजिए अगर नियंत्रण कर लिया और जो राजा इधर से आ रहा है, तो जो रेशम मार्ग से जो राजा, चूंकि एक ज्यादातर लोग इसी मार्ग से का व्यापार में ज्यादातर लोग इसी मार्ग का प्रयोग करते थे। तो अगर मान लीजिए कि रोडवे का रोक दे, कनिष्क कहे कि हम नहीं जाने देंगे, तो क्या व्यापार सही रूप से सरल रूप से काम होगा, नहीं। तो इसीलिए कनिष्क बहुत दिमाग लगा। तो ये अब की रेशम मार्ग तो हमारे नियंत्रण में है, तो क्या हम करेंगे कि इस पर एक टोल टैक्स के रूप में हम अपने सैनिकों को खड़ा कर देंगे, और जितने भी व्यापारी उससे गुजरेंगे सभी से टैक्स के रूप में हम लेंगे। सभी से हम लोग क्या लेंगे, टैक्स। जितने हिसाब से, सामान के हिसाब से, अगर ज्यादा सामान है तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और कम सामान है तो कम, वो स्थिति पर टैक्स लिया जाता था। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि कनिष्क ने क्या किया, रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया। और एक ऑक्सेस, एक कुजबिकिस्तान का ही एक नदी है ऑक्सेस। ऑक्सेस क्या है, कुजबिकिस्तान का नदी। तो देखिएगा कनिष्क जब नियंत्रण कर लिया था, जितने भी व्यापारी था इस टैक्स के रूप में, यानी कनिष्क को मुद्रा देता था। मुद्रा मतलब है ना, अगर सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का, जिससे यानी ज्यादातर लोग सोना का ही सिक्का देता था, यानी शुद्ध सोना का। क्योंकि व्यापार में ज्यादा लोग व्यापार सोना यानी सोना का ही करते थे। तो इस कंडीशन में जो कि इस कंडीशन में क्या, उस स्थिति में क्या हुआ कि कनिष्क को बहुत शुद्ध सोना मिलने लगा। क्योंकि व्यापारी जो लोग था इस शुद्ध सोना ही ले जाता था ज्यादातर। तो शुद्ध सोना तो टैक्स में के रूप में क्या कनिष्क को देता था, तो सोना ही देता था, यानी शुद्ध सोना। इसीलिए भारत का पहला ऐसा राजा है कौन, कनिष्क, जिसने शुद्ध सोना का सिक्का चलाया। यानी जितने भी सिक्का चलाया कनिष्क ने, उसमें 1% क्या हुआ, तांबा का मिश्रण नहीं था, यानी किसी भी पदार्थ का मिश्रण नहीं था, लेकिन एकदम शुद्ध सोना, जब प्योर कैरेट का था। नहीं मतलब 24 कैरेट में 24 कैरेट, मतलब 1% क्या नहीं था उसमें, शुद्ध मतलब बेशुद्ध नहीं था। मतलब कह सकते हैं कि भारत में सबसे शुद्ध सोना का सिक्का किसने चलाया, तो कनिष्क। और कनिष्क किस वंश से है, तो कुषाणों से। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये कंट्रोल हो गया, यानी कि कनिष्क का नियंत्रण कहां से कहां तक चला, तो एक कुजबेकिस्तान का एक नदी है ऑक्सेस, और इसी ऑक्सेस नदी से लेकर कहा, एक गंगा नदी घाटी तक। नीचे इधर के क्षेत्रों में आक्रमण चूंकि नहीं किया कनिष्क ने, लेकिन जितने भी आप देख रहे हैं ये सब क्षेत्र में किया कनिष्क का आक्रमण, यानी कि कनिष्क का कुछ चाइना के क्षेत्र में भी क्या किया, अधिकार हो गया किसका, कनिष्क का। और इसी अब सोचा कि कनिष्क के इतने और चाइना की ओर बढ़ते नहीं, चाइना का कुछ क्षेत्र जीतने के बाद कनिष्क सोचा कि अपने क्षेत्र को चाइना के में और बढ़ाते हैं, चाइना के और क्षेत्र को जीतते हैं। लेकिन एक राजा है कौन, पांचाऊ, एक चीन का राजा है पांचाऊ, जिसने चीन के क्षेत्र पर अधिकार करने से रोक दिया, किसको, कनिष्क को, है ना। तो यहीं से कनिष्क क्या हुआ, रुक गया, और यहाँ अपने साम्राज्य को वहां तक विस्तार कर, जहां तक कनिष्क जीता था वहां तक अपने क्षेत्र को रखा। तो इस कंडीशन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, किसका हो गया, कनिष्क का। यानी कनिष्क का किसने रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने से कितना बड़ा फायदा हुआ, अभी आप देखेंगे, है ना, कि सोना का सिक्का क्या किया, सोना का सिक्का किसने किया, तो कनिष्क का शुद्ध सोना का सिक्का मिलने लगा। उसके बाद आपको बौद्ध धर्म हमको जब आपको पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि चौथे बौद्ध संगीति, चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन किसके कार्यकाल में हुआ था, किसके समय हुआ था, तो कनिष्क के समय, कनिष्क। और ये कनिष्क के समय कहाँ हुआ था, तो कुंडल वन, ये कहाँ में पड़ता है, तो कश्मीर में, है ना। तो इसी कश्मीर में चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, कनिष्क के समय में, कहा, तो कुंडलबाग कश्मीर में। चूंकि पाटलिपुत्र में नहीं करा, चूंकि पाटलिपुत्र का स्थिति उतना अच्छा नहीं है, इसलिए इसने आयोजन मतलब सभा, संगीति का मतलब हुआ सभा, यानी बौद्ध सभा, चौथे बौद्ध सभा कहाँ किया गया था, तो कनिष्क ने करवाया था, कहाँ, तो कुंडलबाग कश्मीर में। तो चूंकि कश्मीर इससे स्पष्ट होता है कि कश्मीर का भी जो क्षेत्र देख रहे हैं, हिमालय का क्षेत्र, वो भी किसके नियंत्रण में था, यानी किसके अधिकार में था, तो कनिष्क के अधिकार में था।
तो जब एक कनिष्क का चौथे बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म में दो शाखा में विभाजित हो गया, एक शाखा क्या हीनयान कहलाया, हीनयान, और एक शाखा क्या कहलाया, महायान। हीन मतलब हुआ कम, नहीं हुआ जिस शाखा में कम लोग शामिल हो गए उसको हम लोग कहते हैं हीनयान, और जिस शाखा में ज्यादा लोग शामिल हो उसको महायान। ऐसा आपको समझने के लिए कर रहा है। लेकिन हीनयान किसे कहेंगे, तो जिस इस हीनयान शाखा के अनुसार बुद्ध को गुरु माना, यानी हीन शाखा जो लोग हीनयान की शाखा को मान रहे थे, यानी बुद्ध ने क्या कहा था कि ईश्वर धरती पर है ही नहीं, ईश्वर का उत्पन्न है ही नहीं। कौन कहा था, बुद्ध ने। बुद्ध अनिश्वरवादी था। लेकिन महायान शाखा के जो लोग थे, चूंकि बौद्ध धर्म में बुद्ध का मृत्यु बहुत मतलब अजात शत्रु का ही समय हुआ था, तो ये बहुत लंबा गैप हो गया। तो धीरे धीरे लोगों ने सोचा कि अब क्या कर, बुद्ध तो अब है नहीं, तो अब बुद्ध को क्या करते हैं, मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। तो इसी के समय कनिष्क के समय महायान शाखा ने क्या किया, ये बुद्ध को हीनयान शाखा बुद्ध को गुरु मान रहा, लेकिन बुद्ध को ये क्या मान रहा, ईश्वर मान रहा। कौन, महायान शाखा वाला, और महायान शाखा वाला, और इसी ने बुद्ध की मूर्ति को बनाना शुरू कर दिया। यानी कनिष्क भी किस शाखा को मानने वाला था, तो महायान शाखा को, और महायान शाखा को मानकर कनिष्क ने बुद्ध की पहली मूर्ति को बनाना आरंभ कर दिया, निर्माण कार्य को शुरू कर दिया, है ना। तो बुद्ध ने क्या किया, मूर्ति निर्माण शुरू कर दिया, कौन, कनिष्क ने। और इसी कनिष्क के समय ही मूर्ति बनाने के दो कला काफी प्रचलित हुआ। कौन कला, दो कला। आखिर कौन दो कला है, एक मथुरा और एक गंधार। उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। एक हम लोग क्या है, मथुरा शैली, और एक है क्या, गंधार शैली, है ना। ये गंधार कनिष्क के समय ही मूर्ति बनाना, चूंकि मूर्ति बनाना कनिष्क के समय शुरू हो गया। इसके पहले मूर्ति नहीं बन रहा था, लेकिन मूर्ति बनाना किसके समय शुरू हुआ, कनिष्क। और इसी समय मूर्ति बनाने का दो सेंटर स्थापित कनिष्क ने करवाया, एक कहा मथुरा और एक गंधार, है ना। और दोनों का मुंह जो प्रधान सेंटर था वो कहाँ था, तो मथुरा में रखा, क्योंकि मथुरा भी राजधानी इसका ही था। तो कनिष्क ने दोनों का मूल मिलाकर सेंटर कहाँ बनाया, तो कनिष्क मथुरा में। आखिर मथुरा सेंटर क्या है, शैली क्या है, और गंधार शैली क्या है, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो मथुरा शैली देखिए, ये भारतीय शैली है। ये क्या है, भारत का शैली। जैसे देखिए आज सरस्वती का मूर्ति देख रहे हैं, तो सरस्वती का मूर्ति या देखने से आपको लगता है कि सरस्वती जी का मूर्ति एकदम साधारण देखने के लिए मिलेगा। कैसा लगेगा, साधारण। तो जो मूर्ति आपको भारत में साधारण दिख रहा, उस मूर्ति को कहाँ का मूर्ति है, तो मथुरा शैली का मूर्ति है। कैसा, कौन सा शैली, मतलब कहने का समझिएगा, मथुरा शैली किसे कहेंगे, तो मथुरा शैली का एक भारतीय शैली है। इसमें मूर्तियों को एकदम सरल रूप में बनाया गया, ऐसा नहीं कि विशाल रूप में नहीं बनाया गया। मतलब देखिए, जैसे लक्ष्मी या सरस्वती को देख लीजिए, है ना, तो उनको देखने से नहीं लगता सरस्वती को उनके पास विद्या है, लेकिन उनको जो विद्या है वो हम लोग जान रहे हैं कि सरस्वती विद्या की देवी है, लेकिन क्या उनको देखकर कोई बता सकता है कि उनके पास विद्या का भंडार है, नहीं। तो यही कंडीशन, इस तरह के चीजों को, यानी इस तरह के प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहेंगे, तो कहेंगे मथुरा शैली। और फिर गंधार शैली क्या है, तो गंधार शैली भारत और यूनान, यानी भारत और यूनान को मिलाकर जो मूर्ति बनाने का जो तैयार शैली हुआ, उसी को हम लोग गंधार शैली कहेंगे। तो भारत, एक बोलिएगा मथुरा समझ में आ गया कि ना गया। मथुरा शैली के अनुसार मथुरा शैली क्या है, तो एक भारतीय शैली है। ये कौन है, तो मथुरा गंधार शैली भारत और यूनानियों के संयुक्त शैली है। इस शैली में आपको जो मूर्ति है सरल रूप में देखने को मिलेगा। किस रूप में, सरल, लेकिन इसमें आपको विशाल रूप में देखने के लिए मिलेगा। क्या दिखेगा, विशाल रूप में। जैसे देखिए, अगर आप हनुमान का यानी बजरंग बली का अगर आप मूर्ति देखे होंगे, यानी बजरंग बली का भक्त है या ना है, तो भी देखिएगा, तो अगर जिस मूर्ति में आप देखिएगा कि छोटा मूर्ति है और उसमें केवल हनुमान जी का कोई बड़ा मतलब एक तरह राक्षस के रूप में नहीं बनाया गया है, तो कौन सा शैली का मूर्ति है, मथुरा शैली। लेकिन वही हनुमान जी का मूर्ति देखिएगा, बहुत बड़ा मूर्ति है, उसमें देखिएगा कि हनुमान जी को दाढ़ी है, और हनुमान जी बहुत बड़े कपड़ा यानी साल ओढ़े हुए हैं, और गदा, बहुत बड़ा गदा ले लिया है। नहीं, आपको देखने में डरावना जैसा लगेगा, तो समझ जाइए कि कौन सा शैली का है, गंधार शैली का। मतलब इसमें देखने के लिए आपको कैसा मिलेगा, ये सरल रूप में, लेकिन इस राक्षस के रूप में मिलेगा, है ना। जैसे ही आप इसको गंधार शैली के मूर्ति को देखिएगा, तो आपको डर देख के ही डर जाइएगा कि
ये सच में मूर्ति है। इसको अगर आप गूगल पर सर्च कीजिएगा कि एक मथुरा शैली का बुद्ध का मूर्ति और एक गंधार शैली का बुद्ध का मूर्ति, तो मथुरा शैली का जो मूर्ति होगा उसमें एकदम साधारण रूप में रहेगा, उसमें बुद्ध नम कपड़ा न के बराबर पहनेंगे। लेकिन जो गंधार शैली में वो देखिएगा तो जो मूर्ति हो गए उसमें बुद्ध है जो साल ओढ़े रहेंगे, मतलब तन है जो शरीर है न के बराबर आपको दिखाई देगा। लेकिन यही मथुरा शैली में वस्त्र न के बराबर रहता है। क्या रहता है? वस्त्र नहीं रहता, मतलब न के बराबर नगन रहता है। और इसमें क्या रहता है? साल ओढ़े रहते हैं, साल निशॉल। इस अभी आपको 3-4 पॉइंट समझ गए हैं कि मथुरा शैली को हम लोग क्या कहेंगे, तो एक भारतीय शैली है। समझ में आ गया कि ना गया? ये भारत और यूनान का संयुक्त शैली है। ये सरल अवस्था सरल रूप में रहता है, लेकिन ये विशाल यानी राक्षस के रूप में रहता है। ये इसका ज्यादा यानी मथुरा शैली के जो मूर्तियां होती हैं उसमें कम वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे सरस्वती जगह मूर्ति देखिएगा तो केवल और केवल स्तन ढकने के लिए और है ना, मतलब इस तरह से मतलब कम चीजें का प्रयोग किया जाता है यानी मूर्ति में मथुरा शैली के। लेकिन गंधार शैली में देखिएगा तो पूरे शरीर में ही क्या रहेगा? कपड़ा रहेगा, वस्त्र रहेगा। ये हो गया। और देखिएगा अब जो मथुरा शैली के जो मूर्ति है उसको आपको देखने से नहीं लगेगा कि उनके यहाँ अंदर बल है। क्या है? बल यानी शक्ति को आपको मूर्ति देखने से पता नहीं चलेगा। किसको? ये मथुरा शैली का। लेकिन गंधार शैली की जैसी आप मूर्ति देखिएगा तो आप देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा देवता के पास कितना मूर्ति यानी शक्ति है। जैसे हनुमान जी का देखिएगा तो बहुत बड़ा उस तरह से आपको दिखाया जाएगा यानी कि इस तरह से आपको देखने में ही लग जाए कि बहुत बड़ा शक्ति इनके पास है। और जैसे शिव यानी शंकर का मूर्ति देखिएगा तो मतलब देखने का अगर राक्षस के जैसा लग रहा, मतलब आपको देखने से लग रहा कि इसमें क्या बहुत शक्ति है, तो उसको हम लोग गंधार शैली कहेंगे। और जिसको देखने में लग रहा है जैसे सरस्वती या लक्ष्मी का देख लीजिए तो क्या लक्ष्मी को देख कर कोई बता सकता है कि वो धन की देवी है, मतलब उनके पास धन का भंडार है? तो नहीं। तो इस तरह की मूर्ति को हम लोग क्या कहते हैं? मथुरा शैली। और इस तरह की मूर्ति को हम लोग क्या कहते हैं? गंधार का शैली कहते हैं, है ना। यानी मथुरा शैली के शरीर की कोमलता पर बल दिया गया। क्या? कोमलता। और इसमें शरीर पर कोमलता पर नहीं, शरीर को विशाल रूप बनाने में दिया गया, है ना। तो ये आपका है गंधार और मथुरा शैली में डिफरेंस समझ लिए। अगर आप मेंस के टाइप इस तरह से लिखिएगा तो आपका जो मार्क्स का काफी इंप्रूव होगा। तो चलिए हम लोग इसमें बहुत से अभी विद्वान है कनिष्क के साम्राज्य में, तो उसको हम लोग 5-6 को विद्वान है, वो बहुत बड़ा सेक्शन है। तो कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहीं तक हम लोग कनिष्क के बारे में समझेंगे। तो हेडिंग लिखिए कनिष्क। और सबसे पहले आप फिगर को बना लीजिए। जितना आप ज्यादा फिगर को आर्ट्स के पेपर में बनाइएगा वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, लाभ बहुत ज्यादा देगा आपको, है ना। आपको कम समय में आपको इफेक्टिव तरीके से समझने का प्रयास करेगा। तो सबसे पहले फिगर को बना लीजिए। एक ऑक्सिस नदी यानी उज्बेकिस्तान की ऑक्सिस नदी से लेकर रेशम मार्ग पर नियंत्रण हो गया, जिससे शुद्ध सोना का सिक्का प्राप्त हुआ। तो ये आपका हो गया, इधर रोम हो गया, इधर चीन हो गया, और ये पांचाऊ तो जो इसके चीन पर साम्राज्य को रोका। ये हो गया। सबसे पहले फिगर को बना लीजिए। तो चलिए हम लोग अब इसको थ्योरी को लिखते हैं। लिखिए कुछ इस कनिष्क में हेडिंग लिखिए, कनिष्क हेडिंग लिखिए, पॉइंट करके लिखिएगा। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इन्होंने मथुरा और पुरुषपुर यानी पेशावर को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद लिखिए इसी में अगला डैश देके, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के उपरांत यहाँ से 3 चीज को प्राप्त किया। यहाँ से निम्न 3 चीजों को प्राप्त किया। पहला लिखिए विद्वान। ये कौन है? तो बौद्ध विद्वान। इसमें डैश लिख लीजिए अश्वघोष। दूसरा लिखिए भिक्षा पात्र, गौतम बुद्ध के भिक्षा पात्र। तीसरा लिखिए विचित्र मुर्गा जो बुधम करता था। लिखिए इसमें अगला पॉइंट करके,
कनिष्क कनिष्क भारत का पहला ऐसा राजा है, कनिष्क भारत का पहला ऐसा राजा है जिसका नियंत्रण रेशम मार्ग पर हुआ, रेशम मार्ग पर हुआ, जिससे व्यापारी शुद्ध सोने को टैक्स के रूप में देते थे। इसी कारण से कनिष्क ने अपने साम्राज्य में, अपने शासन काल में शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। इसी में लिखिएगा कनिष्क का साम्राज्य चीन का कुछ क्षेत्र के साथ उज्बेकिस्तान के ऑक्सेस नदी से लेकर गंगा नदी घाटी तक विस्तार था। उसके बाद लिखिए इसी में पॉइंट करके अगला, चीन के अधिकार, चीन के विजय को लिखिएगा कनिष्क ने, लिखिएगा चीन के विजय को पांचाओं ने कनिष्क को रोका। लिखिएगा इसमें कनिष्क के समय पाटलिपुत्र शहर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य इसीलिए कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आंशिक शासन किया। लिखिए इसमें अगला, लिखिए कनिष्क के समय ही बौद्ध धर्म का चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया। इस संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो शाखा में विभाजित हो गया। पहला लिखिए हीनयान, लिखिए इसमें डैश देखे, हीनयान शाखा के लोग बुद्ध को गुरु मानकर उनके उपदेश का पालन किया। और दूसरा लिखिए महायान शाखा, लिखिए इस शाखा के लोग बुद्ध को ईश्वर मानकर मूर्ति पूजा आरंभ किया। और इसी में अगला डैश देख लिखिए कनिष्क ने बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति बनाना आरंभ किया। इसी में डैश देख लिखिए कनिष्क महायान शाखा को मानने वाला था। लिखिए इसी में अगला स्टार मार्क का डैश देखे, कनिष्क के समय ही मूर्ति बनाने की दो सेंटर स्थापित हुआ। एक लिखिए मथुरा शैली और एक गंधार शैली। और इस तरह से बीच कॉपी को बांट दीजिए, है ना, ताकि आपको डिफरेंस भी लिख लें। तो लिखिए मथुरा शैली में यह भारतीय शैली है। इसमें लिखिए यह भारत और यूनान का मिश्रण है। इसमें लिखिए यह भारत और यूनान का मिश्रण है। दूसरा लिखिए मथुरा शैली में मूर्तियों को कोमल बनाया जाता है। इसमें लिखिए गंधार शैली में मूर्तियों को विशाल रूप में बनाया जाता है। उसके बाद लिखिए मथुरा शैली में मूर्ति को कम वस्त्र पहनाया जाता है। इसमें लिखिए गंधार शैली में लिखिए इसमें मूर्ति को शॉल अर्थात चादर पहनाया जाता है। लिखिए मथुरा शैली में लिखिए
मूर्ति के शक्ति को अदृश्य रखा जाता है। मूर्ति के शक्ति को अदृश्य रखा जाता है। इसमें लिखिए, इसमें मूर्ति के शक्ति को दिखाया जाता है, विशाल रूप में दिखाया जाता है, विशाल रूप में दिखाया जाता है। लिखिए, तो यही आपका 3-4 पॉइंट जो आपको काफी इंपोर्टेंट है। तो बाकी हम लोग जो विद्वान है कनिष्क के शासन यानी कनिष्क के दरबार के, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको भी कंप्लीट कर देंगे। तो आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक क्लास और लगेगा, है ना, तो वो भी हम यानी मौर्योत्तर काल को हम लोग समाप्त कर देंगे। तो अगर यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपके परिवार में खुशियां का माहौल उत्पन्न होगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।